नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महापुरुष की, जिनका स्टैचू 206 वर्ल्ड के 206 देशों में से इकलौता वो पर्सन है जिनका 102 देशों में स्टैचू है और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष किसी न किसी रूप से बड़े से बड़े समारोह जब होता है तो उनके स्टैचू में माला चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैंने राष्ट्रपिता क्यों कहा? भाई, राष्ट्रपिता कहने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो प्रसारण के माध्यम से भारत के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि बापूजी, आपने भी हमारे ही मार्ग का अनुसरण किया, अर्थात आपने जब 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया तो आपने कहा करो या मरो। मतलब कि आपने भी हमारे मार्ग का अनुसरण किया, मतलब आपने हिंसा का ही मार्ग अपना लिया और तब 6 जुलाई 1944 को उन्होंने भारत के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा के संबोधित करते हुए कहा कि अब हम भारतीय जो हैं ज़्यादा दिन तक और गुलाम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि अब करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा जब 1942 में दिया गया तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जो सिंगापुर में उस वक्त थे, उन्होंने सिंगापुर रेडियो प्रसारण के माध्यम से भारत के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और बाद में इस वाक्यांश को सरोजिनी नायडू ने सार्वजनिक रूप से महात्मा को बापू कहना शुरू किया था। तो ऐसे ही भारत के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया और जिसे होना भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पूरे जीवन जो 50 साल तक, लगभग 50 साल तक, मतलब एक इंसान का जो जीवन होती है वो जीवन कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए, देश के समर्पण के लिए, देश के लोगों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को यदि राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिसने देश का निर्माण के लिए पूर्ण रूप से पूरे जीवन को बलिदान दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये बात हम यहाँ जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस वीडियो में भारतीय राजनीति में उनके प्रवेश की बात है, लेकिन ये प्रवेश से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 7 जून 1893 को गए थे। वहाँ पे किसी वकील के काम से, किसी व्यापारी के लिए वकील के रूप में गए थे वहाँ, वकालत करने के लिए गए थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने देखा भारतीयों के साथ दुर्दशा, भारतीयों के साथ भेदभाव और भारतीय नस्लीय भेदभाव देखा जब उन्होंने, तो उनकी हृदय में बहुत ही कुठार हुआ कि ये अंग्रेज भारत पे तो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं उसके साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और तो और जब ये दक्षिण अफ्रीका को जा रहे थे, तो डरबन से पीटर्सबर्ग के बीच में पीटर्स पीटर्स पीटर्सबर्ग करके एक रेलवे स्टेशन था, जहाँ इन्हें गोरे अंग्रेजों द्वारा लात मार करके प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया जाता है। कारण ये था कि ये टिकट लिए हुए थे और प्रथम श्रेणी डब्बे में बैठे थे। अंग्रेजों ने जब इनसे बाहर निकलने को कहा तो इन्होंने कहा कि मैंने तो टिकट लिया हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तब अंग्रेजों ने इसे लात मार करके पीटर्सबर्ग नामक स्टेशन पे इन्हें लात मार के नीचे उतार दिया जाता है और वहीं पे उन्होंने प्रण लेता है कि जिस प्रकार तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से उतारा है, उसी प्रकार मैं तुम लोगों को अपने देश से बाहर निकालूँगा। और ये उनकी दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति जो था, आगे चल के भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़ा भूचाल लाने वाला था और इसका उन्होंने आगाज़ दक्षिण अफ्रीका से कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल भारतीय प्रांत की स्थापना करके वहाँ के जो छिट-पुट जितने भी भारतीय जो अलग-अलग समुदाय में बँटे थे, उन सबको एक संगठित करके और वहाँ पे अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाया और वहाँ अहिंसात्मक आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि दक्षिण अफ्रीका में जो शासन में थे, उनने ये भारतीयों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया और वहाँ से शुरुआत होता है उनका अहिंसात्मक आंदोलन। 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत को आते हैं, तब उन्होंने भारत आकर के 1 साल तो पहले वो भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण करने के बाद 1916 में वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर प्रवेश करते हैं। सार्वजनिक मंच पर प्रवेश करते ही उन्होंने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही देश के लोगों के लिए संदेश एक संदेश कोट करते हैं कि जब तक आप एक संगठित नहीं होते हो, जब तक आप अपने में मिल के नहीं रहते हो, जब तक आप लोग सभी समुदाय इकट्ठे नहीं होते हो, जब तक आप लोग अहिंसात्मक रूप से आंदोलन नहीं करते हो, तब तक आप
अंग्रेजों को हटा नहीं सकते हो। आप जितने भी हिंसात्मक आंदोलन करोगे, अंग्रेज के पास उतने ही संसाधन है उसे कुचलने के लिए। इसलिए आप यदि अहिंसात्मक आंदोलन करते हो, तो अंग्रेजों को कुचलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके ऊपर आप मॉरल रूप से प्रभाव डाल सकते हो और इस प्रकार उन्होंने भारतीयों को अहिंसात्मक रूप से भारतीय आंदोलन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यहीं से शुरू होता है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगाज। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 हम देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में गए हुए थे, वो वहाँ पे जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि महात्मा जी आप हमारे चंपारण आइए। चंपारण वही चंपारण जो बिहार में आज है, जिसे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिलों में बाँट दिया गया है। पहले वो एक ही चंपारण के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ के राजकुमार शुक्ल जो एक किसान नेता थे, उन्होंने जाकर के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि महात्मा जी आप हमारे चंपारण आइए। यहाँ के नील मजदूरों नील किसान जो है इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। इसके बारे में आप आकर के आंदोलन कीजिए। महात्मा गांधी 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा और तब वो चंपारण 1917 में आते हैं। चंपारण आते ही उन्होंने जो राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे, उनसे सबसे पहले ये कहते हैं कि यदि आपके किसान अहिंसात्मक रूप से मेरा सहयोग देने के लिए तैयार होगा, तभी मैं आंदोलन को लीड करूँगा, अन्यथा मैं आंदोलन को लीड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार शुक्ल ने सभी अपने किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि भाई अब जब महात्मा गांधी जब भी लीड करने आएँगे आंदोलन को, तो आप हिंसात्मक रूप से कार्य नहीं करना है, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, अहिंसात्मक रूप से महात्मा जी का साथ देना है और तब महात्मा गांधी आते हैं। उनके साथ में ब्रज किशोर प्रसाद होते हैं, जो बिहार पटना हाई कोर्ट के वकील रहते हैं, वो भी उन्हें बढ़-चढ़ कर के सहयोग करते हैं। उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय वो भी पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे, वो भी महात्मा गांधी का सहयोग करते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, इस प्रकार जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी और कस्तूरबा गांधी जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का सहयोग किया था और पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल आंदोलन समाप्त करते हैं। इसमें अंग्रेजों का हार होता है और जो किसान थे उन्हें नील किसानों जिसके ऊपर कर लगाया जा रहा था, अत्याचार की जा रही थी, उनको बहुत ही मार्मिक दयनीय स्थिति से जिसे तड़पाया जा रहा था, उनके ऊपर पाबंदी लगाया जाता है और अंग्रेजों को यहाँ पर सबसे पहले एक भारतीय के सामने झुकना पड़ता है और वो थे महात्मा गांधी, जिनका पहला सफल आंदोलन चंपारण के रूप में जाना जाता है। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, जो वर्तमान के बिहार का पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। ये खेड़ा आंदोलन क्या था? तो गुजरात के किसान व्यक्तियों द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन क्यों किया गया था? तो 1917 में गुजरात में प्लेग और सूखे की स्थिति के कारण जो था वहाँ की किसान का फसल जो था ऑलरेडी समाप्त हो चुका था, खत्म हो गया था। उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों के ऊपर जो है कर जबरदस्ती लगाया गया था। तो कर जो जबरदस्ती लगाया गया था, तो इस कर के निराकरण के लिए कर ना लगाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी का आह्वान किया जाता है और महात्मा गांधी वहाँ भी जाते हैं, खेड़ आंदोलन करते हैं 1918 में और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है और जो कर लगाए रहते हैं उसको हटाना पड़ता है। उसके साथ ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। मिल मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की जाती है। गांधी उपवास और सत्याग्रह से विवाद को सुलझाते हैं और मिल मजदूरों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की जाती है। कहने का मतलब था कि मिल मजदूर जो थे मिल मालिकों से वेतन की वृद्धि में मांग करते हैं और यहाँ पे वेतन वृद्धि जब नहीं बढ़ती है तो 50% जो राजस्व कर के रूप में दी जो था उसे घटा करके 20% मिल मालिकों द्वारा कर दिया गया था। तो इसी में महात्मा गांधी जाते हैं और मिल मालिकों के साथ बैठ करके ये विवाद सुलझाते हैं और जो 20% कर देने की मुआवजा देने की जो बात की जा रही थी, तो उसको 20% से 35% को लेकर के करते हैं और मिला मजदूर द्वारा ये आंदोलन समाप्त की जाती है। ये आंदोलन कब होती है? 1918 को होती है। ये उपवास और सत्याग्रह के द्वारा सुलझाया गया भारत का
बहुत ही बड़ा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ होता है अगला असहयोग आंदोलन 1920 और 22। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध पूरे भारत में था और इसी क्रोध के रूप में ये आंदोलन किया गया था और बोला गया था महात्मा गांधी द्वारा कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी अदालत है, इस सब का त्याग करो। चरखा खादी स्वदेशी पर जोर दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। इस प्रकार ये आंदोलन बहुत ही बढ़ चढ़ करके ये आंदोलन पूरे भारत में फैला था। लेकिन ये आंदोलन 1922 में अचानक ही 20 में शुरू होता है और 22 में बंद कर दी जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा 22 को बंद कर दी जाती है। 22 में बंद करने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो यह 1922 को जो चौरा चौरी कांड जो आप उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चौरा चौरी लखनऊ लखनऊ में शायद है, लखनऊ में शायद है, लखनऊ में, लखनऊ चौरा चौरी कांड होती है लखनऊ में, सॉरी शायद लखनऊ में ही होगा, आई एम नॉट श्योर, बट लखनऊ तरफ ही है जो चौरा 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। तो चौरा चौरी कांड में होता क्या है कि उधर से लोग आते हैं, अ, आंदोलन को लीड करने के लिए आ रहे थे, आंदोलनकारी लोग आते हैं और इधर से जो गोरखपुर में है भाई, चौरा चौरा चौरी जो है गोरखपुर में है, लखनऊ में नहीं है, ठीक है ना? तो चौरा चौरी गोरखपुर में है और उधर से आंदोलनकारी आ रहे थे आंदोलन लीड करने के लिए। तो चौरा चौरी जो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर था चौरा चौरी थाना में वहाँ के पुलिस कर्मियों द्वारा आंदोलनकारियों को रोका जाता है और जब आंदोलनकारी रुकते नहीं हैं, तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में हिंसात्मक मुठभेड़ हो जाता है। मुठभेड़ होने के परिणाम ये होता है कि आंदोलनकारी तो बहुत ज़्यादा थे, पुलिस बहुत सीमित थी। बताया जाता है कि 22 पुलिस वहाँ पे उस चौकी में मौजूद थे, जो डर से पुलिस चौकी में घुस जाते हैं और आक्रोशित भीड़ उस पुलिस चौकी को ही जला देते हैं। पुलिस चौकी को जला देने के कारण जो है 22 के 22 जवान थे और उसमें 3 नागरिक भी थे, तो 22 3 25 जवानों की मौत हो जाती है। जल करके मौत हो जाती है। ये घटना हिंसात्मक रूप ले लेता है ये आंदोलन। तो इस आंदोलन को महात्मा गांधी ये सुन करके समाचार को जब दूसरे दिन महात्मा गांधी पढ़ते हैं समाचार या समाचारों में जब प्रमुखता से छपता है कि ये असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लिया, तो महात्मा गांधी बहुत ही दुखित होकर के इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्योंकि हिंसा के लिए उनके आंदोलन में कहीं भी स्थान ना था। उन्हें उन्हें पता था कि हिंसात्मक रूप से ली गई आंदोलन अधिक दिनों तक हमें स्वतंत्र नहीं रख सकता है और अहिंसात्मक रूप से ली गई आंदोलन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक स्वतंत्र रखने में कामयाब हो सकता है और यही वजह है कि आज 80 साल होने चला भारत को आज़ाद हुए। आज भी कोई भी आंदोलन होता है तो अहिंसात्मक रूप से होता है और इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाले सरकार को उस आंदोलनकारी की बातों को सुनना पड़ता है। तो यह दूरदृष्टि का ही पहचान था। यदि तब हिंसात्मक रूप से आंदोलन किए जाते और उस परिणाम से यदि भारत आज़ाद भी हो जाता, तो हिंसात्मक रूप से आज़ाद भारत में आज हम अहिंसात्मक का कल्पना नहीं कर सकते थे और आज भी छोटे-छोटे आंदोलन के लिए भी हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ता। लेकिन एक महात्मा थे जिनकी सोच दूरदृष्टि थी कि आज़ाद भारत में हमें भारतीयों को कैसे रहना है। हिंसात्मक रूप से रहना है क्योंकि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, हम असंतुष्ट होंगे, हमारे विचार गलत होंगे तो हम सरकार के सामने जाएँगे आंदोलन करने के लिए, तो क्या सरकार हमारी बात को तुरंत तो मानेगी नहीं और जब तुरंत नहीं मानेगी तो क्या हम आंदोलन को हिंसात्मक रूप से दिशा देते। तो इस स्थिति में उन्होंने देखा था, सोचा कि जब भी हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी देश में, आंदोलन जब भी हिंसात्मक रूप लेगा तो परिणाम दुष्प्रभावित होगा, दुष्परिणाम ही प्राप्त होगा और दुष्परिणाम भारतीय लोग ही झेलेंगे, भारतीय लोगों का ही नुकसान होगा। तो किसी भी रूप से भारतीय लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि चौरा-चौरी में जब हिंसात्मक रूप ले लिया और 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 22 पुलिस थे और 3 भारतीय नागरिक थे। जब 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इस खबर से महात्मा गांधी ये असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लेते हैं। इस आंदोलन के वापस लेने के निर्णय से बहुत सारे लोग जो थे महात्मा गांधी से खफा हो गए थे क्योंकि ये आंदोलन इतनी तीव्र गति से पूरे भारत में फैला था कि लोगों को उम्मीद था कि 1 से 2 साल में जो है भारत आजाद हो ही जाएगा। लेकिन अचानक से जब ये आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लिया और जब इस आंदोलन हिंसात्मक रूप लेने के कारण जब महात्मा गांधी इससे क्विट कर गए, आंदोलन को क्विट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने महात्मा गांधी से बहुत ही खफा हुए कि नहीं आपको इस दौरान जिस जिस गति से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इस दौरान आपको
आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन गांधी ने एक ही लाइन में एक ही बात बोला कि जब हिंसात्मक हिंसात्मक का मेरे लिए कहीं कहीं जगह नहीं है और इसलिए मैं ये आंदोलन को वापस लेता हूँ। यदि आपको सहयोग करना है तो सहयोग कीजिए, नहीं करना है तो आप मत कीजिए, लेकिन मैं हिंसा का सहयोग कभी भी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार ये आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसे नमक आंदोलन या दांडी यात्रा भी कहा जाता है। 1930 में शुरू होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर पद यात्रा की जाती है, मतलब पैदल यात्रा की जाती है। महात्मा गांधी सहित 78 अनुयायियों 78 प्लस 1 महात्मा गांधी और 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की जाती है। साबरमती से दांडी तक। दांडी साबरमती नदी के तट पर एक स्थान है, जहाँ पर जाकर महात्मा गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया था। यह आंदोलन क्यों किया गया था? तो नमक कानून का विरोध करने के लिए, क्योंकि तब नमक पर टैक्स लगाया गया था और उस नमक पर टैक्स नहीं देंगे, इसका आंदोलन इसका विरोध करने के लिए ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और आज देखिए भारत में हर एक चीज़ों पर टैक्स है, लेकिन कोई आंदोलन नहीं है। एक महात्मा था जिन्होंने नमक पर टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने, और उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया था सिर्फ नमक पर टैक्स लगाने की वजह से, और नमक कानून करके उन्होंने नमक के टैक्स को हटाया था। ये थे महात्मा गांधी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसे नमक कर के रूप में भी जाना जाता है, और ये 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से साबरमती नदी के तट पर नमक बना करके ये आंदोलन को खत्म कर देते हैं। हालाँकि ये सांकेतिक रूप से 4 वर्ष तक 1934 तक आंदोलन चलता है, लेकिन महात्मा गांधी इस आंदोलन से को 1930 में नमक बना करके आंदोलन से बाहर हो जाते हैं। इसी दौरान 1931 में गांधी-इरविन समझौता होता है, 1931 पर हस्ताक्षर करते हैं। गांधी-इरविन समझौता क्या था? इरविन समझौता था भारत में संवैधानिक अधिकारों का कैसे विकास किया जाए, इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। इसी के बीच में 1932 1932 में पुनः पैक्ट होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य होने का कारण क्या था? 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, और वो गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहा था, जहाँ सब टाई, जैकेट, बेल्ट अच्छे से कपड़े पहन के गए थे, वहाँ पे महात्मा गांधी एक धोती पे वहाँ पे जाकर के गोलमेज सम्मेलन में बैठा हुआ व्यक्ति था, नंग। वहीं पे चर्चिल ने कहा था, नग्न फ़कीर कहा था इन महात्मा गांधी को। जब इनसे कहा गया कि आप जैकेट पहन लीजिए, आप अच्छे ब्लेज़र पहन लीजिए, तो उन्होंने कहा, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जहाँ अंग्रेज़ों ने शोषण करके सबको नग्न स्थिति में रखा है, तो मैं भला जैकेट कैसे पहन सकता हूँ? और उस भरे सभा में वो नग्न फ़कीर सिर्फ एक धोती पहन करके गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। हालाँकि ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होता है। सफल नहीं होने का कारण ये होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे भी माँग करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति की माँग करते हैं, जिसे महात्मा गांधी ने सिरे से नकार देता है। उनका कहना है कि भारत यदि आज़ाद होता है और आज़ाद भारत में एक अलग पृथक निर्वाचन पद्धति को यदि लागू करेंगे, तो फिर आज़ादी का क्या मतलब रह जाएगा? तो हिंदू ही आपस में फिर एक अलग रूप में हो जाएँगे। इसलिए महात्मा गांधी ने बिना सहमति किए हुए गोलमेज सम्मेलन से वापस आ जाते हैं और यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर जब बैठ जाते हैं यरवदा जेल में, तब महात्मा गांधी की जो तबीयत थी धीरे-धीरे डाउन होने लगता है। तो जाकर के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम सम समझाकर बुझा कर के उन्हें मनाते हैं कि आप जाइए महात्मा जी से मिलिए, गांधी जी से मिलिए, और वो जो इस बात पर कि मान रहे हैं, उस बात पर आप सहमति कीजिए, क्योंकि ये गांधी जो है बहुत ही निडर और बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत ही वो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कभी भी मतलब हठी प्रकार के प्रवृत्ति हैं। जब उन्होंने कह दिया कि अलग निर्वाचन नहीं होगा, तो अलग निर्वाचन वो अपने जीवन में कभी अभी अलग निर्वाचन नहीं होने देंगे। आप जाकर के उनसे एक बार मिलिए, और यहीं पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। अरवदा जेल जिसे पुणे में है,
यहाँ पर आते हैं, पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट एक समझौता है। पूना पैक्ट एक समझौता क्या होता है? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता होता है, एक एग्रीमेंट की जाती है और इस एग्रीमेंट में ये होता है कि निर्वाचन पद्धति में अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग नहीं दिया जाएगा, लेकिन निर्वाचन में उनके प्रतिनिधित्व अलग होंगे। इस बात पर महात्मा गांधी सहमत हो जाते हैं। आज यही वजह है कि जब भी निर्वाचन अ, होता है तो उसमें एससी, एसटी की सीटें रिजर्व रखी जाती है। आप समझिए कि 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, उन्होंने अलग निर्वाचन आयोग की बात किए थे कि हम अलग निर्वाचन पद्धति लेंगे, हमारे लिए अलग निर्वाचन होगा। लेकिन महात्मा गांधी जैसे दूरदृष्टि सोच वाले ने कहा कि नहीं, आपको अलग निर्वाचन क्षेत्र हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अलग निर्वाचन क्षेत्र होने का मतलब है कि भारत के अंदर एक और अलग भारत होना, जहाँ अनुसूचित भारत होगा वो। ऐसे ऐसे भारत का कल्पना महात्मा गांधी कभी किए ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठते हैं अरवदा जेल में और जहाँ कर जा करके 1932 में इनके माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुनः पैक्ट करते हैं और पुनः पैक्ट में ये बात रखी जाती है कि निर्वाचन के अंदर जो जितने भी निर्वाचन होंगे उसी में सीटें रिजर्व की जाएगी एससी और एसटी के लिए। तो आज भी एससी एसटी की रिजर्व सीटें जब भी निर्वाचन होता है तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था पुनः पैक्ट। उसके बाद महात्मा गांधी सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। आंदोलन से साइड होकर के वो सामाजिक कार्य करने लगते हैं और 1932 में वो हरिजन हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। 1932 में हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो हरिजन सेवक संघ क्या था? तो उन्होंने कहा कि छुआ-छूत करने वाले अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो छुआ-छूत छुआ-छूत की जाती है, इसके साथ छुआ-छूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हरि का जन है, माने कि भगवान का जन है, भगवान का व्यक्ति है। इस प्रकार 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ का निर्माण किया। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया। अस्पृश्यता के लिए उन्होंने गाँव-गाँव जा कर के लोगों के बीच में बैठना, उठना, घुल-मिल करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने मतलब सामाजिक अपने अपने जो आंदोलन था उस मन में जो चल रही थी आंदोलन, उस आंदोलन से हट कर के उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य करने लगे जो समाज के लिए हित था, जो समाज के लिए ज़रूरी था। जैसे छुआ-छूत आज भी तो समाज के लिए विषैला ही है। लेकिन 1932 में उन्होंने छुआ-छूत के लिए एक बहुत ही मतलब कि सटीक काम करने का काम किया और उन्होंने ऐसे ही दलित और बहुत ही निम्न जाति के लोगों के घरों में जाते, उनके घरों में रहते, उनके घरों में बैठ के खाना खाते, उनके घरों के साथ वो उठना-बैठना करते ताकि लो उनके अंदर जो हीन भावना है, उस हीन भावना से बाहर निकल सके वो और समाज निर्माण में वो भी अपना योगदान दे सके और ऐसे कार्य करने लगे। उसके बाद फिर जब यूरोपीय देशों में जब ब्रिटिश कॉलोनियल के लिए आक्रमण होने लगा और जब वो ब्रिटिश कॉलोनियल कमज़ोर होने लगे, तब फिर भारत में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो। ये आंदोलन बहुत ही निर्णायक भारत के इतिहास में होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व उथल-पुथल चल रहा विश्व में उथल-पुथल मचा हुआ था और जब अंग्रेज के शासन कमज़ोर हो रही थी, उस समय यह आंदोलन चलाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होता है और शुरू होते ही 0 आवर बोले तो सुबह का समय ही कांग्रेस के जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष, बड़े-बड़े नेता थे उन सबको किसी न कहीं पकड़ कर के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इनमें महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जैसे लोगों को आगा खां पैलेस में डाला जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को अहमदनगर किला महाराष्ट्र के जेल में डाला जाता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण साहब को डाला जाता है। बिहार के बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डाला जाता है। इस प्रकार बहुत सारे जो राजनेता थे उस समय, जो कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर थे, उन सबको किसी न किसी जेल में 0 आवर माने 9 अगस्त के सुबह-सुबह ही
सबको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन कहा कहा जाता है कि कोई भी लीडर नहीं था, ये लीडरलेस आंदोलन था। मतलब इसमें हर एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, जो भारत में जी रहा है, भारत में निवास कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति इस आंदोलन के लिए लीडर था। यही वजह रहा कि सारे लीडर को अंदर करने के बाद भी ये आंदोलन बहुत ही ज़ोर-शोर से चला और इसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में अंग्रेज़ों को मानना पड़ा कि अब हम भारत को छोड़ कर के जाएँगे। इससे पहले कि आप लोग अपना संविधान बनाने का काम करे और इस प्रकार 1946 से 1947 का आंदोलन हमारे लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। महात्मा गांधी के जीवन परिचय की बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका पिता करमचंद गांधी काबा गांधी के नाम से जाना जाता है। पेशा वैसे पोरबंदर में राजकोट और बगनेर के दीवान थे। माता पुतलीबाई थी जो बहुत ही संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। महात्मा गांधी के चरित्र पर इनके माता का बहुत ही इनके माता के संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है। कस्तूरबा गांधी उस समय 15 वर्ष की होती है और महात्मा गांधी 13 वर्ष के होते हैं। कस्तूरबा गांधी को ये बाग के नाम से पुकारते हैं। कस्तूरबा गांधी भी राजनीतिक जीवन में इनके साथ बहुत ही सहयोग किया है। उन्होंने भी 5-5 बार महात्मा गांधी के साथ जेल गया। 5-5 बार महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भी जेल गया। इनके 4 पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में पिता के विचारों से भिन्न इनका विचार था। पिता के विचारों से इनका विचार बहुत ही डिफरेंट था। ये पिता के विचारों से कभी भी तालमेल नहीं इनका होता था। दूसरा था मनीलाल गांधी जो 1892 में जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका के इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक बने और ये पिता के अहिंसात्मक आंदोलन में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिए थे। रामदास गांधी 1897 महात्मा स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रहे। चरखे और खादी आंदोलन में महात्मा गांधी का बढ़-चढ़ कर के सहयोग किया था। देवदास गांधी 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े रहे, इनके प्रकाशन में ये सहयोग करते रहे और सी राजगोपालाचारी की बेटी से इनका विवाह होता है। सी राजगोपालाचारी के साथ इनका अच्छा संबंध रहता था। महात्मा गांधी के बीवी की बात करें जिनका नाम कस्तूरबा गांधी था, इनकी इनकी बात करें तो ये महात्मा गांधी के साथ 5-5 आंदोलनों में जेल 5-5 बार जेल गए थे। चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में होता है, तो आंशिक रूप से में जेल जाते हैं। 1922 में जब असहयोग आंदोलन होता है, तो आंशिक रूप से जेल जाते हैं। 1930-31 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, तो ये 3 महीना के लिए जेल जाते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो ये 2 साल के लिए जेल जाती है और 1944 में 1942 में जो जेल गई रहती है, 9 अगस्त 1942 को जेल गई रहती है, तो अरवदा जेल में ही मृत्यु हो जाता है इनका 22 फरवरी 1944 को अरवदा जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के उपरांत महादेव देसाई जो इनके प्रधान सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, इनकी भी मृत्यु अरवदा जेल में ही हो जाती है। यहाँ से कहते हैं कि महात्मा गांधी पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी थी, ये इनके जीवन का बहुत ही आंदोलनों में मूल धरोहर के रूप में इनके साथ रही थी। आप समझिए जिसे हम और आप गांधी गांधी कह के गाली दे देते हैं, उनकी बीवी उनके साथ आंदोलनों में 5-5 बार जेल जाती है और आज आज के जनरेशन, आज के लोग उसे यूँ ही चलते-फिरते गांधी को गाली दे देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश की नौजवानों को, जिनके इतिहास की थोड़ी भी जानकारी नहीं है या जिनके इतिहास को ज़रा भी जानने की ज़रूरत नहीं समझते हैं और चलते-फिरते यूँ ही गाली दे देते हैं। यदि इतनी ही शौक है यदि आपको गाली देने की, तो अपनी बीवी को, अपनी माँ को 10 दिन के लिए जेल भेज कर के देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि महात्मा गांधी की परिवार, बच्चे, उसकी बीवी जो 5-5 बार जेल गई और जिनकी मृत्यु भी जेल में हो गया, वो कितना बलिदान दी थी अपने देश के लिए, कितना संघर्ष किया था इस देश को स्वर्णिम बनाने के लिए। तो ऐसे महापुरुषों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में, अगले मनोरंजन अ, योगदानों के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने बहुत ही कुछ महात्मा गांधी के लिए बोला है, किसी को ठेस पहुँची हो तो नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन सच ये है कि जिनके स्टैच्यू 206 विश्व के 206 देशों में 106 देश में जो राज कर रहा है,
वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता है। या फिर आपके गाली देने या मेरे गाली ना देने से उसका इतिहास नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास को लिख के गया है, स्वर्णिम अक्षरों से उन्होंने इतिहास को रच के गया है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें आदर ही करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम विश्व में किसी भी कोना में आप जाइए, किसी भी देश में जाइए, तो आप भारतीय पीछे पहले गांधी कहलाते हैं, क्योंकि गांधी कई देश से आप आए हुए हैं, आपकी अगुवाई सबसे पहले गांधी करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को, चाहे भारतीय इतिहास के जितने भी महापुरुष रहे हैं, किसी भी महापुरुष को हम यही यूं ही अशोभनीय भाषाओं के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं। तो ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।